मॉर्निंग एवरीवन, मैं अरविंद गोस्वामी आप लोगों को क्लास 9 का एनसीईआरटी पैटर्न का साइंस पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। इसके पहले हमने 2 वीडियो बना लिए हैं। 2 वीडियो में हमने पढ़ाई की है साइंस के टॉपिक की। वीडियो फर्स्ट में हमने कुछ थ्योरिकल चीज़ें पढ़ी हैं और वीडियो सेकेंड में कुछ थ्योरिकल चीज़ों को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी पैटर्न का जो पहला चैप्टर हमने साइंस का लिया था, हमारे आसपास के पदार्थ, उस चैप्टर का ये अभ्यास है। ठीक है, अब इस अभ्यास में जितने भी प्रश्न हमको मिलते जाएंगे सब का उत्तर हम करते जाएंगे। ठीक है, और आप लोग अपनी कॉपी में एक एक वर्ड अच्छे से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो अभ्यास शुरू करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि इसके पहले जो थ्योरी हमने करवाई है आप लोगों को, उसको आप सभी लोग अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, स्कूल खुलेगा, चेक होगा या नहीं होगा वो मेरा काम है। ठीक है, आपका काम है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ना और उसे अपनी कॉपी में अच्छे से लिख के रखना। ठीक है, यहाँ तक कि जितने अच्छे से आप अपनी कॉपी में रखोगे उतने अच्छे से आपके दिमाग में भी होना चाहिए उसे, इसलिए आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो अभ्यास में पहुंचते हैं हम। अभ्यास में पहुंचने से पहले जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है उसे ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित तापमानों को, ठीक है, सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। यही लिखा है। पहला क्वेश्चन आपका लिखा है कि निम्नलिखित, ठीक है, आपके अभ्यास का सबसे पहला क्वेश्चन ये है, लिखा है निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी चीज अगर केल्विन में है उसे डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो -273 करना होगा, और अगर कोई चीज सेल्सियस में है उसे केल्विन में बदलना है तो +273 करना पड़ता है। ये बात मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या लिखा है कि 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। तो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है 300 केल्विन को। तो 300 केल्विन में से 300 में से 273 आप माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? इसका लिखने का तरीका आप ऐसे लिखिए। अगर आपको 300 केल्विन बराबर बताना है, 300 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस होगा ये अगर आपको बताना है, समझो बात को। अगर आपको 300 केल्विन दिया है, 300 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस होता है अगर ये आपको बताना है, तो 300 केल्विन इक्वल टू हो जाएगा 300 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, इतने के बराबर होता है। आई बात समझ में? अब क्या करना है, 300 में से 273 अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा? 27। ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया पहला वाला। ठीक, दूसरा वाला, ठीक है, ये पहला वाला आपका हो गया। और दूसरा वाला भी आप कर सकते हो, यहां कर दूं? चलो ठीक है, इसे आप नोट कर लो, इसको मैं मिटा देता हूं, उसके बाद ये वाला कर देता हूं। ठीक है, मिटा देता हूं, अब आप लोग कर लेंगे। बी नंबर क्या है? 573 केल्विन कितने सेल्सियस के बराबर होगा? तो बस वही काम, 573 में से 273 माइनस कर देंगे। ठीक है, डिग्री सेल्सियस, तो 573 में से 273 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? 300 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा आपका आंसर इसमें। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। पहुंचते हैं अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे। ओके, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन में परिवर्तित कीजिए। पहले आपको सेल्सियस में बदलना था, तब 273 माइनस कर दिए थे आप। अब आपको सेल्सियस में बदलना है, यानी कि मान
सॉरी आपको केल्विन में बदलना है, यानी कि मान आपको सेल्सियस में दिया है। ठीक है, तो हल कर लो आसानी से। फंडामेंटल मैं आपको बता चुका हूं। पहला 25 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होगा, यही तो आप जानते हैं कि केल्विन में चेंज करने के लिए 273 प्लस करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो 25 प्लस 273, अगर 25 में 273 ऐड कर दें तो ये केल्विन बन जाता है। ठीक है, तो कर दो, कितना हो जाएगा 5 3 8, ठीक है, 7 2 9, 298 केल्विन, ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक, और इसके बाद में ये है आपका 373 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको बदलना है केल्विन में, इसी तरह उसको भी बदलेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। 373 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना केल्विन। ठीक है, तो आपको 273 इसमें ऐड करना होता है, तभी तो केल्विन में चेंज कर पाते हो। ठीक है, तो 373 में 273 और ऐड करेंगे क्योंकि केल्विन में बदलना है। अब जोड़ दो, 3 3 6 हो गया, 7 7 14 के 4 हो गया, 2 2 2 3 5 और 1 6, 646 केल्विन, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं मजा आ गया होगा ये चीज समझने में, आपको अच्छा लगा होगा और ये चीज जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब हम पहुंचते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। ओके, तीसरा क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। हमें कुछ टॉपिक दिए जाएंगे ABCD, जिनको हमें पढ़ना है, अवलोकन करना है और उनको पढ़ने के बाद कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। जैसे एक मैंने ले लिया है, देखिए लिखा है, नैप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। आपको याद होगा कि मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में मैंने बताया था कि ऊर्ध्वपातन की अवस्था जो होती है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया जो होती है वो करती क्या है। ऊर्ध्वपातन में कोई भी ठोस बिना किसी द्रव में बदले, बिना किसी द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाती है। ठीक है, वो क्रिया ऊर्ध्वपातन की होती है, जिसमें मैंने एग्जांपल में आपको कपूर दिया था और नैप्थलीन की गोलियां दी थी। ठीक है, और ठीक आपको नैप्थलीन की गोली ही मिल गई है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि नैप्थलीन को रखा रह देने पर या समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। इसका क्या कारण हो सकता है भैया हमार? इसका कारण यही है कि ऊर्ध्वपातन होता है, क्रिया ऊर्ध्वपातन की हो रही है। ठीक है, उत्तर लिखो। देखो देखो कैसे उत्तर लिखते हैं आप लोग, देखिए ठीक है, क्यों? नैप्थलीन ओके, नैप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। इसका उत्तर होगा, इसका कारण ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। ऊर्ध्वपातन के कारण ही तो ये होता है कि बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाए। ठीक है, ये इसका कारण ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है, जिसके कारण नैप्थलीन बिना द्रव में बदले ही गैस में बदल जाता है। ठीक, नोट कर लीजिए अच्छे से, 1-2 बार आप पढ़ लेंगे, आपको वैसे याद हो जाएगा, इसे रटने चाटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं, बी नंबर पे। ठीक है, अगला जो बी नंबर का हमारा है, कारण लिखना है। इसके लिए क्या लिखा है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए पहुंच जाती है। ठीक है, इसका कारण लिखना है। इसका क्या कारण हो सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिप है। ठीक है, इनको हमेशा अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे। ठीक, अगर बत्ती की सुगंध आ जाती है दूर से हमारे पास, रसोई में खाना बन रहा हो तो उसकी सुगंध हमारे पास आराम से आ जाती है, लेकिन अगर ठंडा खाना हो तो उसकी सुगंध नहीं आ पाती हमारे पास। इसका क्या कारण है? देखो, एक चीज मैंने बताया है आप लोगों को, विसरण। क्या बताया है? विसरण। ये विसरण, ठीक है, विसरण के कारण ऐसा होता है।
विसरण के कारण ऐसा होता है कि कोई सुगंधित चीज है तो वहां की सुगंध जो है हम तक पहुंच जाती है वायु के कणों में विसरित होते हुए। ठीक है, क्यों ऐसा होता, क्यों है सर? ऐसा हीटिंग के कारण होता है, तापमान के कारण होता है। आप कुछ ना करिए, सीधा सीधा एक पत्थर ले लीजिए और ठीक है, और किसी दरदरे पत्थर की सतह पर उसे रगड़िए, इस तरह से रगड़िए कि उसकी कुछ परत कटे जरूर नीचे से, और रगड़ते रहिए स्पीड में। देखिए आपको पत्थर के रगड़ की सुगंध आपके नाक में आएगी। आप टायर ले लीजिए, रबर टायर जो होता है ना मोटरसाइकिल वगैरह या इन सब चीजों का, 4 व्हीलर वगैरह का, इनका टायर ले लीजिए। आप किसी दरदरे जगह पे रगड़िए, उसको काफी तेज रगड़िए। देखिए जब आप रगड़ेंगे तो उसके रगड़ से आपको टायर के जो रगड़ की जो उसका जो घर्षण होगा, घर्षण लगेगा, जिस कारण से वो सतह कटेगी टायर की, ठीक है, उसका सुगंध आपको सुनाई, मतलब यहां नाक तक आएगा। आपको लगेगा कि अगर मैं ऐसा आग में जलाता तो ऐसा ही महसूस होता मुझे। तो मेरा तात्पर्य यह है कि इत्र की गंध जो है हम तक अगर पहुंचती है तो इसका कारण विसरण होता है, और विसरण की क्रिया इत्र के कणों में, इत्र के कण को लेकर, ठीक है, वायु के कणों में विसरित होते हुए हम तक पहुंच जाती है। ऐसा ही अगरबत्ती के साथ होता है, ऐसा ही रसोई में बन रहे पकवान के साथ होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखिए, ऐसा विसरण के कारण होता है, ऐसा विसरण के कारण होता है इत्र के कण सभी दिशाओं में गति करते हुए वायु के अणुओं में विसरित होकर हम तक पहुंचते हैं। ठीक है, इस कारण से इत्र की गंध दूर से हमारे पास पहुंच जाती है। ठीक है, यही इसका कारण है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम अगले स्टेप पे पहुंचते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहली बात, इसको मत देखिए, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो और उसको बताओ। कणों के बीच आकर्षण अगर बढ़ता है तो इससे क्या अभिप्राय है? अगर कणों के बीच आकर्षण को बढ़ाया जा रहा है यानी कि उसे ठोस बनाया जा रहा है। ठीक, जैसे जैसे कणों के बीच आकर्षण कम होता जाता है, वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था और फिर और दूर होता जाता है तो द्रव अवस्था से फिर गैस अवस्था में बदलने लगता है। ठीक है, कहने का मतलब कि जो ठोस होंगे उनके कण के आकर्षण जो होंगे, कणों के उनके बीच का जो आकर्षण होगा बहुत ज्यादा होगा, बिल्कुल सटे सटे होंगे। अगर द्रव होगा तो थोड़ा दूर दूर होगा, थोड़ा दूर दूर, और गैस होगा तो काफी दूर दूर होगा। ठीक है, तो आपको दे रखा है कि जल, चीनी, ऑक्सीजन। ठीक है, अब इन तीनों को आपको ये देखना है कि कौन इसमें ठोस है, कौन इसमें गैस है, कौन इसमें द्रव है। उस हिसाब से आपको ये जब पता हो जाए तो उस हिसाब से आप कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, कि सबसे दूर दूर, फिर थोड़ा नजदीक, फिर एकदम नजदीक। ठीक, ऐसे। तो इसमें कैसे पता लगेगा कि इसमें कौन सा ठोस है और कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है? देख लो ना, करना क्या है, ऑक्सीजन पे ही पहुंच जाओ पहले, डायरेक्ट देख लो। ये है सर जी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप बता रहे हैं कि इनके कण बहुत दूर दूर होते हैं, चलिए ठीक है, मान लिया, हो गया। ये है जल, लिक्विड बता रहे हैं सर जी आप इसको, जल। कह रहे हैं कि आप गैस से थोड़ा नजदीक नजदीक होते हैं इसके अंदर, चलो मान लेता हूं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब चीनी ठोस हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा चीनी। ठीक है, ये ठोस हो जाएगा। इसके कण जो होंगे बिल्कुल पास पास होंगे, कुछ ऐसे। ठीक है, तो कह रहा है कि इनके बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। तो बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार कर दो ना। करना क्या है, आप उत्तर लिख लीजिए ऐसे। करना क्या है, पहले लिख दीजिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सबसे कम आकर्षण है, ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद जल आ जाएगा, इसका थोड़ा और नजदीक है, और लास्ट में आ जाएगा चीनी, इसका बिल्कुल नजदीक नजदीक है। ठीक है,
ये आपका उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीजन, जल, चीनी। ठीक है, ये चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका था। ठीक है, आज की वीडियो बस यहीं तक, और अगले वीडियो में हम 4 नंबर क्वेश्चन के बाद से जितने भी क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं अभ्यास के, उनको सॉल्व करेंगे, और उसके जस्ट बाद तुरंत हम अगले चैप्टर पे पहुंच जाएंगे और उस चैप्टर के सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसी के अनुसार उसके भी प्रश्नों का हल करेंगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा पिछले वीडियोस को। ठीक है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और अपना ध्यान रखिएगा। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।